Yes, dear student, this is Renu and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। यस, आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है आपसे वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेपर 3 के बाद पेपर 4। और ये जो सेशन है वो न्यू स्टूडेंट यानी कि अगर हम बात करें सेमेस्टर फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं 2025 और 26 के, उनके लिए ये क्लास चल रही है। अगर हम पेपर 4 की बात करें बच्चों, तो हमें पता है कि पेपर 4 जो हमारा है यानी कि ब्रिटिश नॉवल ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी, उसी के बारे में हम आज कन्वर्सेशन करेंगे कि जो ब्रिटिश नॉवल है 18th और 19th सेंचुरी का, वो किस तरह से इस पेपर में इम्पोर्टेंस देता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंस रहने वाली हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले ब्रिटिश नॉवल से ही, है ना। ब्रिटिश नॉवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नॉवल मिलेंगे। अगर हम नॉवल की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा रियलिस्टिक नॉवल मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है इसमें, और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पैरानॉमिक इसमें नॉवल मिलते हैं, रीजनल मिलते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे आगे तो इसी में एक स्ट्रीम नॉवल आता है जो बहुत स्ट्रीम लेवल पे होता भी है, इसीलिए उसका स्ट्रीम नॉवल नॉम भी है। ठीक है, तो नेम निशन बाद में करेंगे, पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपका ब्रिटिश नॉवल ऑफ द 18th सेंचुरी से। 18th और 19th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको इस सेशन में एक एक करके स्टेप वाइज सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ओवरऑल पता हो गया कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको अभी तक बताई है, जो ऑन स्क्रीन आपको लिखी हुई भी मिल रही होंगी। अब देखते हैं कि जो हमारा 18th और 19th सेंचुरी बनता है, इससे इंट्रो करवा रहे हैं आपका। तो अगर हम 18th और 19th सेंचुरी की बात करें तो इसमें जो ब्रिटिश उपन्यास होते हैं, जो ब्रिटिश नॉवेल होते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है, फॉर्मेटिव पीरियड्स होते हैं अगर हम कहें, तो किस तरह से गिविंग राइज करते हैं, किस तरह से मॉडर्न नॉवल का स्टाइल बनाते हैं, है ना। और स्टाइल बनाने के बाद उसका एक अलग सब्जेक्ट बनता है, वो किस तरह से होता है, जो इसके इंट्रो में दिया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो जब हम 18th और 19th सेंचुरी की बात करेंगे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे, वेट अ मिनट, 18th एंड 19th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, 18th एंड 19th सेंचुरी। जब 18th और 19th सेंचुरी की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे हम कि द 18th एंड 19th सेंचुरी वेयर द फॉर्मेटिव पीरियड, इट मीन्स दैट पीरियड ऑफ ब्रिटिश नॉवल। जब यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो फॉर्मेटिव पीरियड बनेगा, वो फॉर्मेटिव पीरियड किस लेवल में होगा, ब्रिटिश नॉवल में होगा, गिविंग राइज टू द मॉडर्न नॉवल इन फॉर्म, स्टाइल एंड सब्जेक्ट। इट मीन्स दैट कि इसकी जो उपन्यास की विकास की महत्वपूर्ण अवधि है, जो यहाँ पे आधुनिक उपन्यास के पहचान के रूप में बताई गई है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं 18th सेंचुरी का जो नॉवेल है वो क्या क्या है। हमेशा पेपर में आता है, एटलीस्ट पूछा ही जाता है ना, कि जो 18th सेंचुरी का नॉवेल है उसमें कौन कौन से नॉवेल को मिक्स किया गया है, सम्मिलित किया गया है, मेंशन किया गया है, ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइज ऑफ द नॉवेल है। अगर हम राइज ऑफ द नॉवेल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखेंगे कि द नॉवेल इमर्ज्ड एज अ न्यू लिटरेसी फॉर्म, राइटर्स फोकस्ड ऑन द रियलिज्म, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सोसाइटी। इट मीन्स दैट बच्चों की उपन्यास एक ऐसा जो साहित्यिक रूप होता है वो उभरा हुआ होता है, यथार्थवाद होता है, और उसमें जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस कह सकते हैं, वो सामाजिक विषयों को क्या करता है, इसमें प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है। ठीक, तो राइज ऑफ द नॉवेल आपको पता हो गया है ना, कि इसमें जो साहित्यिक रूप होता है वो किस तरह से आता है। अब जब हम मेजर नॉवेलिस्ट की बात करेंगे, यानी कि इसमें जो प्रमुख उपन्यास होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 18th सेंचुरी की बात चल रही है, तो मेजर नॉवेल जब हम देखेंगे तो इसमें डैनियल डेफोर का नाम आता है, जिसमें रॉबिन्सन क्रुसो, जिसको हम रियलिज्म कहते हैं, और रियलिज्म एडवेंचर का ही मेजर नॉवेलिस्ट, इन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया होगा। अगर हम सेकेंड राइटर को देखें जिनका नाम आता है, आपने मतलब एक राइटर थे जिनका नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, सैमुअल रिचर्डसन, अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगी इसमें। तो जो दूसरे राइटर आपके हैं उनका नाम है सैमुअल रिचर्डसन, और इन्होंने कौन से नॉवल को लिखा है, पैमेला को, एस्ट्रोलॉजी को,
और हेनरी जो फील्डिंग है, इन्होंने कौन कौन से नॉवेल को इसमें मेंशन किया है, जिसका नाम है टॉम जोन्स कमिक इपिक इन द प्रोज। यानी कि जो टॉम जोन है इस नॉवेल में, इस प्रोज में मेंशन किया हुआ है, और उसके राइटर कौन है, तो हेनरी फील्डिंग का नाम हम लेंगे। लॉरेंस स्ट्रीन का नाम आपने सुना है? इसके पहले मुझे लगता है कि पेपर 3rd तक तो आपने लॉरेंस स्ट्रीन का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट नेम है जो इस नॉवेल में मेंशन हुआ है। अभी तक आप प्रोज पढ़ रहे थे, एस्से वगैरह पढ़े, और पेपर 3rd में मुझे लगता है सब भर भर के एस्से ही था, लेकिन यहाँ पे नॉवेल की बात कर रही है, ये जो उपन्यास है। तो लॉरेंस स्ट्रीन जो है, लॉरेंस स्ट्रीन एक राइटर हैं जिनका नाम लॉरेंस स्ट्रीन है, आपको पता चल रहा है। इन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा था, तो नॉवेल की हम बात करेंगे यहाँ पे, ट्रिस्टम सैंडी एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव। इट मीन्स डैट यहाँ की जो मुख्य उपन्यासकार हैं, जैसे डैनियल डिफो का नाम हमने देखा, डैनियल डिफो में जो फील्डिंग और लॉरेंस अस्टन हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसकी जो थीम बनती है बच्चों, थीम आपको पता है कि थीम क्या होते हैं। थीम इसका ऐसा है कि जिसमें मोरालिटी को मेंशन किया गया है, उसके क्लास को मेंशन किया हुआ है, उसका जेंडर मेंशन किया हुआ, जेंडर रोल्स मेंशन किया हुआ है, इसमें इसके पर्सनल स्ट्रगल को भी मेंशन किया गया है। पर्सनल स्ट्रगल के साथ साथ अगर हम देखें तो इसका एक जो मेन थीम स्टेयर है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमने थीम में क्या देखा, मुख्य विषय में देखा कि नैतिकता है, और इसमें लिंग भेद है, कुछ स्ट्रगल यानी कि संघर्ष हैं, और अगर हम देखें स्टेयर यानी कि कुछ व्यंग को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 19th सेंचुरी को। हमने 18th सेंचुरी में क्या देखा बच्चों, हमने 18th सेंचुरी में थीम देखा, उसके मोस्ट जो पॉपुलर नॉवलिस्ट थे कि कौन से राइटर ने कौन कौन सा नॉवेल लिखा है उसको देखा। अब हम चलते हैं 19th सेंचुरी की तरफ। जब हम 19th सेंचुरी की तरफ चलते हैं तो हमारा जो विक्टोरियन एरा मिलता है, यानी कि विक्टोरियन एज जो मिलता है, तो टाइम पीरियड इसका क्या है। देखो 18th सेंचुरी में मैंने टाइम पीरियड इसलिए मेंशन नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे एक निश्चित टाइम फिक्स नहीं था, किसी राइटर का कुछ अलग मत है, किसी राइटर को कुछ अलग मत है, वो कन्फ्यूजन वाला था। तो शायद आपके पेपर में आता, आप परेशान होते और एलिगेट भी करते बाद में, तो वो अच्छा नहीं था। अब 19th सेंचुरी का एक प्रॉपर टाइम पीरियड है जिसमें हम देखते हैं कि इसकी जो टाइम पीरियड बनती है वो 1837 से लेकर के 1901 तक, यानी कि 1837 से लेकर के 1901 तक, मार्क्ड बाय सोशल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द रियलाइज्म। यानी कि यह जो औद्योगिकीकरण है वो क्या है, सामाजिक सुधारों से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था बच्चों, ये सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ था। जिस प्रकार अगर हम बात करें बच्चों, जिस प्रकार हमने 18th सेंचुरी में देखा कि 18th सेंचुरी का जो नॉवेल है उसके मेजर नॉवलिस्ट क्या थे, एटलीस्ट वैसा ही हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में हमारा जो मेजर नॉवलिस्ट बनता है, यानी कि इसमें कौन कौन से राइटर ने कौन कौन सा नॉवेल लिखा है जो मेजर हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अब 19th सेंचुरी का हम देख रहे हैं कि मेजर नॉवलिस्ट हमारे सामने है, और मेजर नॉवलिस्ट में सबसे पहला जो राइटर नेम आता है वो आते हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स लैम के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो पेपर 3 को जाके देखेंगे, इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको एक एक राइटर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम नॉवेल को पढ़ रहे हैं तो हम नॉवेल को ही देखेंगे, ऐसे को हम स्किप करते हैं। ठीक, अगर हम चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था, ओलिवर ट्विस्ट लिखा था, डेविड लिखा था, और इसमें जो डेविड कॉपरफील्ड है, कॉपरफील्ड आप सभी लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, जो डेविड कॉपरफील्ड है, कॉपरफील्ड मींस इसमें सोशल इशू जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें क्रिएट किए गए हैं। जब भी डेविड कॉपरफील्ड का नाम आता है तो आपको हमेशा ध्यान आना चाहिए कि सोशल इशूज जो होते हैं उसको इसमें मेंशन किया जाता है। जो सेकेंड राइटर आपके हैं उनका नाम है जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक ऐसा नॉवेल लिखा है जिसका नाम है प्राइज एंड प्रेजुडिशियस, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मैनर की बात की जाती है। जब प्राइज की बात आती है तो आपको पता है कि प्राइज में मैनर्स को भर भर के यूज किया गया है, मैनर्स और मैरिज। ठीक है, क्या आपने कभी एमिली का नाम सुना है, एमिली एंड चार्लोटो बर्नाट, एमिली एंड चार्लोटो बर्नाट।
एक ये ऐसे राइटर हैं जिन्होंने हाइट्स जैन का एक नॉवेल लिखा था, जैन एरे का एक नॉवेल लिखा था। अगर जैन एरे हम देखें तो जैन एरे इसके पहले आपने मुझे लगता है कि पेपर सेकंड में नॉट थर्ड में, उसमें थोड़ी सी चीज़ें मेंशन हुई थी जैन एरे के बारे में, जिसमें रोमांटिक और गॉथिक चीज़ों को क्या किया गया था, मेंशन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगी, एक एडवांस लेवल पे देखने को मिलेंगी। तो हमने कौन कौन से राइटर देखे, हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखा चार्ल्स डिकेंस, सेकेंड ऑफ में देखा हमने जैन ऑस्टन को, थर्ड ऑफ अगर हम देखें तो एमिली एंड चार्लोट बर्नार्ड को देखा। अब हम अगर चौथे नंबर पे बात करें यानी कि पॉइंट 4 में हमारे जो राइटर आते हैं जिनका नाम आता है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी, ओके। तो थॉमस हार्डी ने एक ऐसी नॉवेल को लिखा था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें इन्होंने बताया था कि व्हाट इज़ अ फेट, व्हाट इज़ अ नेचर एंड व्हाट इज़ अ ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के बारे में तो आप बीए में ही पढ़ चुके हैं कि कॉमेडी क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ओके। तो ट्रेजेडी के बारे में भी इसमें कुछ नॉवेल्स ऐसे हैं जो मेंशन किए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने पांचवें राइटर की तरफ जिनका नाम है जर्ज इलियट। क्या नाम है बच्चों? जर्ज इलियट। जर्ज इलियट एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल रियलिज्म को इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आपको मेजर नॉवलिस्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, 5 राइटर हैं जिन्होंने अपने अपने नॉवल को किस तरह से क्या क्या चीज़ें मेंशन करके बताई हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक। अब हम चलते हैं आगे और इसमें देखेंगे कि जितने भी मैंने उपन्यास को बताया वो सारे उपन्यास क्या हैं, सामाजिक हैं, अन्याय, स्त्री जीवन और प्रेम की गहराइयों को इसमें बताते हैं। इसका जो क्राइटेरिक्स है यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या बनता है, इसका एक हम कह सकते हैं कि एक जो सेंचुरी है, सेंचुरी के जो राइटर हैं और इसके जो की फीचर्स हैं वो किस तरह से हैं। तो 18th सेंचुरी में हमने देखा कि 18th सेंचुरी में रियलिज्म है, मोरल है, लेसन सोशल स्टेयर है, और 19th में क्या है, 19th में इसमें इमोशन को मेंशन किया गया है। जो नॉवेल्स हैं इमोशन को, उसके क्लास स्ट्रगल को, रियलिज्म को, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट को, डिकेंस को और ऑस्टन जो है उसके इलियट द्वारा इसमें सारी चीज़ों को मेंशन कर। तो की फीचर्स क्या क्या होते हैं, जब की फीचर्स पूछता है आपसे, कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में भी कि 19th सेंचुरी का की फीचर्स क्या होता है, उसके राइटर कौन से हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें बतानी होती हैं। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे, ओके। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि जो 18th सेंचुरी है, इट मीन्स दैट 18th सेंचुरी लेड टू फाउंडेशन while the 19th century enriched the novelist deep emotional social psychological insight। जो 18वीं शताब्दी का उपन्यास है बच्चों, यानी कि अगर हम 18वीं शताब्दी ने जो उपन्यास का बर्थ किया यानी कि जन्म दिया है ना, वो 19वीं शताब्दी से उसे क्या किया, मतलब बहुत ज़्यादा परिपक्व किया उसको। जैसे कोई चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं या सीख रहे हैं तो हम फ्रेशर रहते हैं, लेकिन जब हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसमें हम क्या हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो हमें चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हो जाएगा और हमें उसमें पीछे कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि जो 18वीं शताब्दी था यहाँ पे उपन्यास लिखना स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब 19th सेंचुरी आती है यानी कि 19वीं शताब्दी आ जाती है तो यहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी, ठीक। यस बच्चों, अब हम देखते हैं सबसे पहले 19th सेंचुरी। लेकिन 19th सेंचुरी को जानने के पहले थोड़ी सी बातें हम आपसे ये करना चाहेंगे यहाँ पे कि हमारा जो नॉवेल है इसके अंदर वो नॉवेल कौन कौन से हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, ओरिजिन के साथ, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओके। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल है, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। एंड सेकेंड ऑफ इसमें हम देखेंगे फोर वेल्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल। थर्ड ऑफ में हम क्या देखेंगे यहाँ पे बच्चों, थर्ड में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें पैरानॉमिक नॉवेल मिलेगा, पैरानॉमिक
पैरानॉमिक नॉवेल, और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें रिलेटिव नॉवेल्स भी मिलेगा, रिलेटिव नॉवेल्स। एंड आगे हम कहें तो रिलेटिव के बाद हमारा जो मिलेगा वो रिलैस्टिक होगा। कैसा होगा? रिलैस्टिक होगा, रिलैस्टिक नॉवेल। एंड इन लॉस्ट की अगर हम बात करें तो सोशल नॉवेल भी इसी के अंदर आता है, जिसमें 7 पॉइंट होंगे ना, 7 टॉपिक कह सकते हैं, नॉट अ पॉइंट। 7 टॉपिक आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल मिलेगा। सेकेंड हाफ में हमारा 4 व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। इन थर्ड में हमारा पैरानॉमिक, फिर रिलैस्टिक और उसके बाद रिलेटिव। हमारा जो 6 नंबर पे आता है नॉवेल वो होगा हमारा सोशल नॉवेल। इन 7th में हम कहेंगे तो वो स्ट्रीम ऑफ कंसीनेस नॉवेल, कंसीनेस नॉवेल, ठीक है। और इन 7 को हम, यानी कि अगर हम 7 नॉवेल की बात कर रहे हैं तो हम 7 के 7 नॉवेल को इसी क्लास के अंदर कंप्लीट सेशन देंगे आपको, है ना। और थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, जिसमें हम देखेंगे कि रिलेटिव नॉवेल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका डिफिनीशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है ना। सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ओरिजिनल हमारा डेवलपमेंट नॉवल क्या है, 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल क्या है, पैरानॉमिक नॉवल क्या है, स्ट्रीम ऑफ कंसेंशियस नॉवल क्या होता है। जब हम कंसेंशियस की बात करते हैं तो कंसेंशियस तो हमें एटलीस्ट लास्ट में पढ़ना है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे डेवलप यानी कि ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट नॉवल, ठीक। लेकिन थोड़ी सी बात हम पहले 19th सेंचुरी में करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे, ओके। तो जब हम 19th की बात कर ही रहे हैं, द 19th सेंचुरी इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश नॉवल। इट मीन्स द रियलिज्म, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड द सोशल कमेंट्री बिकम की फीचर्स। जब हमें पता है कि 19वीं शताब्दी को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 19th सेंचुरी पढ़े हो। येस, इंग्लिश लिटरेचर में हम 19th सेंचुरी पढ़े हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 19th सेंचुरी को स्वर्ण युग कहा जाता है? नहीं पता होता, अक्सर चीज़ें नहीं पता होती, हमें याद ही नहीं रहता है। जब ऐसा कोई अचानक से क्वेश्चन कर देता है तो जो चीज़ें आती हैं वो भी भूल जाती हैं। तो यहाँ पे भूलना नहीं है आपको, हमेशा इसका की फीचर्स तो आपको माइंड में रहना ही चाहिए कि हम 19th सेंचुरी को क्या कहते हैं कि द 19th सेंचुरी इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश नॉवल। इट मीन्स दैट 19वीं शताब्दी को हम अंग्रेजी उपन्यास का स्वर्ण युग कहते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी आपको, यानी कि गोल्डन एज का इंग्लिश नॉवल, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे रियलिज्म को हम यथार्थवाद कहते हैं। इसमें कैरेक्टर को जोड़ा जाएगा तो कैरेक्टर को हम चरित्र निर्माण कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हम ZTION को जोड़ते हैं तो कैरेक्टराइजेशन हो जाता है। इट मीन्स दैट जब कैरेक्टराइजेशन होगा तो चरित्र निर्माण होगा, ओके। डेवलपमेंट, आपको पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। सोशल कमेंट्री की बात करें, यानी कि सामाजिक जो टिप्पणियाँ होती हैं उसके भी कुछ यहाँ पे की फीचर्स यानी कि कुछ लक्षण दिए हुए हैं। किसमें बच्चों? तो हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, ठीक है। अब की राइटर्स कौन है? की राइटर तो आप पहले ही देखे हैं कि कौन कौन थे की राइटर्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके जैन ऑस्टन। जैन ऑस्टन को देख लेते हैं कि जैन ऑस्टन जी जो हैं प्राइज एंड प्रेजुडिशियस, यानी कि अ नॉवल ऑफ मैनर्स एंड सोशल क्लास। जो जैन ऑस्टन जी हैं उन्होंने शिष्टाचार और सामाजिक वर्ग पर क्या किया है, एक आधारित उपन्यास को लिखा हुआ है। जब भी जैन ऑस्टन का नाम आता है बच्चों, तो जैन ऑस्टन को हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने किस पर नॉवेल लिखा हुआ है। तो हम बताएंगे कि मैनर्स और सोशल क्लास पे, इट मीन्स कि शिष्टाचार और सामाजिक वर्ग पर जैन ऑस्टन ने एक उपन्यास लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ल्स डिकेंस की तरफ, जो हमने शुरू में आपको राइटर को बताया हुआ था, इंट्रो करवाया था। देखो एक एक करके आपके सारे राइटर आपसे मिलते जा रहे हैं। जब हम चार्ल्स डिकेंस का नाम लेते हैं बच्चों, तो चार्ल्स डिकेंस एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बहुत ही ग्रेट एक्सेप्टेशंस दिए हुए हैं। अगर हम कहें तो ग्रेट एक्सेप्टेशंस में क्या आते हैं, जैसे हम कहें कि इसमें फोकसेस ऑफ पोएट्री, जस्टिस एंड मोरल ग्रोथ, यानी कि गरीबी, नैतिक विकास
और इसमें जो न्याय है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। और जब यहाँ पे फोकस आप प्रायोरिटी हो ही रही है, यानी कि गरीबी, न्याय और नैतिक विकास का इसमें क्या करता है, ग्रोथ करता है, इसको उजागर करता है। अब थर्ड हम राइटर की तरफ चलते हैं और थर्ड राइटर को देखते हैं कि जिनका नाम है एमिली ब्रोंटे। एमिली ब्रोंटे एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने कहें कि थोड़ा सा रोमांस पे भी फोकस किया है, लेकिन रोमांस के फोकस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे विथरिंग हाइट्स यानी कि प्रतिशोध जो होती है उसके बारे में भी इन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं। लेकिन प्रतिशोध कब होता है, जब प्रेम होता है तभी प्रतिशोध होता है, आपको पता होगा। जब इंसान बड़ा होता है, कहते हैं ना अपोजिट, यहाँ पे समझ लो कि चीज़ें अपोजिट होती हैं, एंटोनिम्स होती हैं। जैसे लॉज का क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, अप का डाउन हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव का पैसन रिवेंज में चेंज कर देते हैं। जैसे अ डार्क रोमांटिक नॉवेल होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एंड अबाउट पैसन रिवेंज में एक्सचेंज कर देते हैं। थॉमस हार्डी की बात करें अगर हम, तो थॉमस हार्डी जी ने एक ऐसे नॉवेल का नाम लिखा था जिसका नाम था टेस ऑफ द यूबरविल्स। टेस ऑफ द यूबरविल्स। यूबरविल्स में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई थी, जैसे क्राइटिक ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड फेट। जब हम कहते हैं कि क्राइटिस यानी कि अन्याय की बात, तो अन्याय कब होती है, जब जहाँ पे न्याय नहीं मिलता है वही उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। ये क्या होता है, एक फेट होता है, एक मतलब नियति होती है जो नियति में क्या करती है, आलोचना को सम्मिलित करते चलती है। ठीक, तो हमने चारों राइटर को देख लिया, जिस तरह से हम पहले नाम को मेंशन किए थे। अब हम देखें कि इन राइटरों ने किस तरह से अपने नॉवल में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, उसको भी देखा। अब इसका जो कंक्लूजन बनता है बच्चों, वो कंक्लूजन क्या बनता है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि 18th century built the structure while the 19th century gave depth to the English novel. It means that बच्चों जहाँ पे 18वीं शताब्दी है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ 18वीं शताब्दी ने उपन्यास की संरचना की थी, एक स्ट्रक्चर बनाया था, वहीं पे 19वीं शताब्दी ने उसमें क्या किया था, डेप्थ यानी कि गहराई को और उसके जो अर्थ हैं उसकी जोड़ी को, यानी कि कपल्स ऐसे कहते हैं ना, वर्ड मीनिंग कपल्स, जो उसके जोड़ी होते हैं, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उसको क्या किया था, डेप्थ किया था, उसकी गहराई को वहाँ पे मेंशन किया था। तो दोनों में मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ी सी डिफरेंस है। जो 18th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है वो स्टार्टअप होता है और 19th सेंचुरी का जो इंग्लिश नॉवेल होता है वो गेप डेप्थ में जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जाता है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो 7 टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट नॉवेल, तो ओरिजिन ऑफ नॉवेल की बात करेंगे जिसमें उपन्यास की उत्पत्ति होती है ना, उपन्यास की उत्पत्ति होती है। और देखेंगे कि यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल है, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल, वेट मिनट, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल, DEVELOPMENT, यस, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल यानी कि उपन्यास की उत्पत्ति अगर हम बात करें तो द टर्म ऑफ द नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन एंड द नोवेला विच मीन्स अ शॉर्ट न्यू स्टोरी और अ पीस ऑफ न्यूज। अगर हम बात करें कि इसमें जो एक शब्द है इतावली, जिसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि नोवेला से आया है। इतावली किससे आया है बच्चों, ये नोवेला से आया है, ठीक है। इतावली जो वर्ड है ये किससे आया है, नोवेला से आया है, इटालियन, जिसको हम यहाँ पे क्या है, इटालियन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इतावली लिखा हुआ है। तो ये कहाँ से आया है, इतावली शब्द नोवेला से आया है, जिसका अर्थ है एक छोटी नई कहानी या समाचार। तो आपको समझ में आया कि जब भी यहाँ पे नॉवेल वर्ड आपको मिलेगा तो हम कहेंगे कि नोवेला, नोवेला यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। तो ये शब्द जो है वो एक छोटी सी यानी कि शॉर्ट मीन्स है, एक छोटी कहानी है, पीस ऑफ न्यूज है यानी कि एक छोटा सा क्या है, समाचार है, ठीक। और जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल में The novel as literary form began to take shape in the 17th century but gained real
परफॉर्मेंस इन द 18th सेंचुरी। इट मीन्स कि यह एक साहित्यिक रूप में क्या करता है, उपन्यास को 17वीं शताब्दी में आकार लेना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम इसके वास्तविकता की बात करें तो देखेंगे इनका जो वास्तविक विकास है वो कहाँ हुआ था, 17th से चल करके 18th सेंचुरी में हुआ था। ठीक, अर्ली इन्फ्लुएंस क्या बनता है, यानी कि इसका जो प्रारंभिक प्रभाव है वो क्या बनता है, द नॉवेल ऑफ इन्वॉल्व फ्रॉम एंशियंट जेनर लाइक एपिक, पोएट्री, रोमांस, फेबल एंड ट्रैवल लिटरेचर। अगर हम कहें अपनी लैंग्वेज में कि उपन्यास की जो उत्पत्ति हुई थी, है ना, वो प्राचीन विधाओं से हुई थी, जैसे महाकाव्य में और रोमांटिक यानी कि रोमांस में दंत कथाएं इसमें हैं। क्या हैं बच्चों, दंत कथाएं हैं। फेबल एंड ट्रैवल लिटरेचर भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसको हम यात्रा साहित्य से भी जुड़ी हुई नॉवेल्स कह सकते हैं। और हम देखेंगे आगे दिया है कि राइटर स्टार्ट टू शिफ्ट फ्रॉम द fantastical stories of the realistic portrayals of everyday life, यानी कि एवरीडे लाइफ में अगर हम चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, जैसे लेखकों की जो इमेजिनेशन स्टोरीज होती हैं उससे कुछ हटकर कुछ आम जीवन की यथार्थपरक झलक दिखाना ही इसमें कहा गया है कि इस नॉवेल का पार्ट है। डेवलपमेंट, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें कि जब 17वीं सदी से लेकर के आगे हम बढ़े, यानी कि 18वीं सदी की बात करें तो देख रहे हैं कि डेवलपमेंट इन द 18th सेंचुरी, तो 18वीं शताब्दी में किस तरह से विकास हुआ था उसको देखते हैं। 18वीं सदी की अगर हम विकास की बात करें बच्चों तो देखेंगे दिस वाज द गोल्डन एज ऑफ नॉवल राइटिंग इन इंग्लैंड। यह इंग्लैंड का क्या है, उपन्यास लेखन का स्वर्ण युग माना जाता है। कहाँ का, इंग्लैंड का उपन्यास का क्या है, स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ राइटिंग इन इंग्लैंड। ठीक है, अब जब इसके मेजर कंट्रीब्यूटर को हम देखते हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं 18th सेंचुरी में, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चों। तो जब मेजर कंट्रीब्यूटर हम इंक्लूडेशन देखेंगे तो मेजर कंट्रीब्यूशन में डैनियल डेफोर को किया गया है ना, सैमुअल रिचर्डसन को किया गया है, ये सब देखे हैं आप लोग, हेनरी फील्डिंग हैं, लॉरेंस स्ट्रेन हैं। तो कौन कौन से राइटर हैं बच्चों जिनको शामिल देख रहे हैं हम, मुख्य लेखकों में शामिल हैं कौन से आपके, डैनियल डेफो जो रॉबिन्सन क्रूसो यानी कि साहित्यिकता और यथार्थ के बारे में बताए हैं नॉवेल में, सैमुअल रिचर्डसन यानी कि पैमेला के बारे में जो भावना और नैतिकता को बताते हैं, हेनरी फील्डिंग ने क्या किया था, टॉम जोन्स यानी व्यंग और कथा की शैली को बताया हुआ था, लॉरेंस ईस्टर्न जो हैं यानी कि स्ट्रॉम सैंडी यानी कि शैली में इनका प्रयोग किया गया है, किस शैली में। अब हम चलते हैं कि 19th सेंचुरी में जो ग्रोथ इन है, यानी कि ग्रोथ इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जो विकास हुआ था वो क्या है, तो 19वीं शताब्दी के विकास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉवेल बिकम द डोमिनेट लिटरेसी ऑफ द एवरेजिंग क्लास जेंडर एंड सोसाइटी, यानी कि उपन्यास जो है वो प्रमुख विधा बन गया है जिसमें वर्ग, लिंग और समाज के मुद्दों को उठाया गया है। अगर हम ग्रेट नॉवलिस्ट की बात करें जो पीरियड में हैं, जिसे जिनका नाम आता है वही जो हमने आपको पहले बताया, बार बार इसमें यही आ रहा है क्योंकि ये आपके पेपर के लिए मस्ट है एकदम, जैसे जेन ऑस्टन हो गए, चार्ल्स डिकेंस हो गए, जज इलियट, थॉमस हार्डी, यानी कि इस युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन है, जेन ऑस्टन है, चार्ल्स डिकेंस हैं, जॉर्ज इलियट हैं, थॉमस हार्डी जी हैं। अब हम देखते हैं कि थीम्स और स्टाइल, इसका जो थीम्स और स्टाइल बन रहा है वो क्या है, तो थीम्स और स्टाइल हम 18th और 19th सेंचुरी के अंदर देख रहे हैं। नॉवेल्स एक्सप्लोर्ड थीम्स सच अ लव, पॉवर्टी, मोरालिटी, इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रियल्स एंड सोशल रिफॉर्म, यानी कि उपन्यासों में क्या है, प्रेम है, गरीबी है, नैतिकता है, व्यक्तिवाद है, औद्योगिकता है। औद्योगिकता के बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ सोशल रिफॉर्म भी जुड़े हुए हैं, जैसे जो सामाजिक सुधार होते हैं उसके विषयों में इसमें क्या किया गया है, उकेरा गया है, यानी कि मेंशन किया गया है, इसको बताया गया है। कंक्लूजन पे चलते हैं तो कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे कि कंक्लूजन इसका जो बन जाएगा, नॉवेल इन्वॉल्व फ्रॉम सिंपल स्टोरी टेलिंग टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर
एक्सप्लोरिंग साइकोलॉजी, सोसाइटी एंड द फिलॉसफी। इट मीन्स कि अगर जो उपन्यास है, उपन्यास साधारण कहानी की शैली में विकसित होकर एक जटिल विधा को बनाता है जिसमें मनोविज्ञान, समाज और दर्शन को क्या किया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है, फिलॉसफी को दर्शाया गया है, उसकी सोसाइटी को बताया गया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें तो देखेंगे कि फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल है ना, फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल जो हमारा सेकेंड नॉवेल है। तो फोर व्हील्स में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हम इसका इंट्रो अगर आपसे करवाएं तो डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवेल इज ऑफ्टन attributed of four major writers commonly known as the four wheels of the English novel. It means कि जो अंग्रेजी उपन्यास के विकार का श्रेय अक्सर चार प्रमुख लेखकों को जाता है जो अंग्रेजी उपन्यास के चार पहिए कहे जाते हैं। और चार पहियों में किन का नाम आता है बच्चों? तो चार पहियों में हम देखेंगे कि आपके सबसे पहले जो हैं जिनका नाम आता है डेनियल डिफोर। इनका हम टाइम पीरियड अगर बात करें तो टाइम पीरियड यानी कि बर्थ की बात कर रहे हैं तो 1660 से लेकर के और डेथ में और 1731। अगर फेमस वर्क के टाइम पीरियड की हम बात करें जिसमें रॉबिन्सन क्रूज़ को लिया गया है तो वो 1719 में हुआ था। डिफोर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश। हम कह सकते हैं कि जो डिफोर जी हैं वो कंसीडर फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। हिज वर्क आर नॉन इज रियलिस्टिक नरेशन, एडवेंचर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। यानी कि डिफो जी जो हैं वो अंग्रेजी उपन्यास के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। और फादर के साथ यानी कि इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल तो कहा ही जाता है जिनका नाम आता है डेनियल डिफो। और जब हम उनके कार्य की बात करते हैं तो कार्य में यथार्थवादी चीज़ों को वर्णन किया गया है, उसके साहसिकता को वर्णन किया गया है और साहसिकता को बताते हुए उसके विस्तृत विवरण के लिए भी ये क्या माने जाते हैं? बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं जिनका नाम आता है डेनियल डिफो। क्या नाम है बच्चों इनका? इनका नाम है डेनियल डिफो। ठीक है, तो डेनियल डिफो क्या है? अंग्रेजी उपन्यास के जनक माने जाते हैं और इनका जो वर्क है वो आपने देख ही लिया। इसका जो फीचर बन रहा है बच्चों वो फीचर क्या है? फीचर के बारे में अगर हम देखें तो फीचर इसके आते हैं कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, रियलिस्टिक टोन, फोकस ऑफ सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस। अब जब आपको पता है कि चार पहिए हैं तो चार पहियों में सेकंड पहिया कौन है, यानी कि सेकंड राइटर जो है वो कौन है? तो सैमुअल रिचर्डसन बनते हैं। अगर हम सैमुअल रिचर्डसन के बर्थ की बात करें तो 1689 में हुआ था ये इनका, और डेथ की बात करें तो 1761 में हुआ था। ठीक है। फेमस वर्क में आपको पता है कि पैमेला है जो 1740 में इन्होंने क्लैरिसिया में किया था। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द एपिस्टोलरी novel in the later format. The focus of state sentiment, morality and inner emotion. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इनके फेमस वर्क में हैं? जैसे आपका नॉवेल है, नॉवेल इन लेटर फॉर्मेट है, उसका फोकस सेंटीमेंट कैसा है, मॉरलिटी कैसा है, उसका इनर इमोशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। अब जब दीज फोर अदर के बारे में बताएंगे यानी कि देखेंगे यहाँ पे हम आगे, तो फोर अदर लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल बाय सैपिंग डिफरेंट एस्पेक्ट, रिलाइंग सेंटिमेंट, ह्यूमर एंड द इनोवेशन। इट मीन्स कि ये जो चार लेखक हैं जैसे कि यथार्थ, भावना, हास्य और नवाचार जैसे विभिन्न पहलुओं को आकार देने वाले जो आधुनिक अंग्रेजी उपन्यास की नींव रखे थे, जिनका नाम आता है, जिनको हम फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल कहते हैं, चार पहियों वाले लेखक कहते हैं। यानी कि जो नॉवेल बनाए हैं वो चार राइटरों ने ही मिलके बनाया है। उन्होंने क्या किया था कि पत्रात्मकता का उपन्यास, जैसे पत्रों के रूप में लिखा गया उपन्यास की शुरुआत की। उन्होंने भावना, नैतिकता और आंतरिक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बताया। इसका जो फीचर बनता है वो कैसा बनता है? साइकोलॉजिकल इंसाइट बनता है, मोरल डिलेम्स बनता है और वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज के ऊपर डिपेंड रहता है। अब थर्ड जब हम राइटर की बात करेंगे तो थर्ड राइटर में कौन आ जाते हैं बच्चों? थर्ड राइटर में हमारे आते हैं हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग का अगर हम जन्म कहें तो बॉर्न इनका हुआ था 1707 में और डेथ की बात करें तो डेथ देखेंगे कि 1754 में हुआ था। फेमस वर्क इनका क्या था? टॉम्स जोन्स था और जो 1749 में इन्होंने
जिसकी वजह 1749 में ये क्या हुए थे, फेमस हुए थे। इनका फेमस वर्क 1749 में ही फेमस हुआ था। फील्डिंग इज नोन फॉर हिज कॉमिक एंड स्टाइरियल स्टाइल, द characterized social hypocrisy and created लिवली करेक्टर। यानी कि फील्डिंग अपनी हास्यात्मक, यानी कि जो लाफिंग होता है, हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक दोनों शैली के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं, फेमस माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन में, किन्होंने, हेनरी फील्डिंग की बात हो रही है, इन्होंने अपने सामाजिक जीवन में पाखंड की आलोचना की और जीवंत पात्र बनाए रखने की इसमें बातें कही हैं। अब हम चौथे राइटर की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले हम चौथे राइटर को देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि इसका जो हेनरी फील्डिंग है, उनके फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या बताया है इन्होंने। ओमनीसिएंट नरेटर को बताया है, कॉमिक एलिमेंट को बताया है, और रियलिस्टिक सोसाइटी पोर्ट्रेयल को बताया है। यहाँ पे ये 3 इसके मेन फीचर हैं। अब हम चलते हैं चौथे राइटर की तरफ, जिनका नाम है लॉरेंस स्ट्रेन। लॉरेंस स्ट्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे इनका जो बर्थ बनता है वो 1713 बनता है, और जो इनका डेथ है वो बन रहा है 1768 में। और फेमस वर्क इनका जो है वो ट्राइस्ट्रम सैंडी है, यानी कि 1759 में इसी वर्क के लिए ये फेमस हुए थे। स्टीन वॉज अ लिटरेरी एक्सपेरिमेंटलिस्ट। ही ब्रोक ट्रेडिशनल नैरेटिव फ्रॉम एंड यूज डिग्रेशन, इरोनी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्टर्न एक ऐसे साहित्यिक प्रयोगवादी थे बच्चों, जिन्होंने पारंपरिक कथा को, शैलियों को उसके तोड़ा। जिन्होंने क्या किया था, एक पारंपरिक कथा और उसकी शैलियों को तोड़ा, और विचलन, विडंबना और आत्मचिंतन का इसमें क्या किया था, प्रयोग किया था। जिनका नाम आता है, हम कभी कभी पूछ लेते हैं कि विडंबना और आत्मचिंतन का प्रयोग किस राइटर ने किया था, तो आपको तुरंत माइंड में याद आना चाहिए लॉरेंस स्ट्रीन ने, है ना। इन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया, डिग्रेशन के बारे में बताया, इरोनी के बारे में भी बताया था। इसके जो मुख्य फीचर आते हैं वो क्या आते हैं, मुख्य फीचर इसमें आता है नॉन लाइनर नरेटिव, साइकोलॉजिकल डेप्थ, मेटा फिक्शन स्टाइल। तो फीचर्स में क्या देखे बच्चों आप, फीचर्स में आपने देखा यहाँ पे जो बन रहा है, नॉन लाइनर नैरेटिव है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, मेटाफिक्शन स्टाइल बन रहा है। ठीक, अब जब हम तीसरे टॉपिक की बात चलते हैं यहाँ पे, तो वहां पे देखेंगे हम पिकेरेस्क नॉवेल। इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, और अब हम देखेंगे पिकेरेस्क, यानी कि पिकेरेस्क क्या होता है, जिसको हम पढ़ते हैं पिकेरेस्क, है ना। पिकेरेस्क एक ऐसा नॉवेल है जिसमें एक प्रकार का, जैसे हम कहें धूर्त का नाम कभी सुना है, जैसे एक धूर्त है, लेकिन आकर्षक नायक के साहसिक कारनामों को इसमें दिखाया गया है, जो निम्न सामाजिक वर्ग से थोड़ा सा मिला जुला होता है, जिसमें चालाकी भी होती है, और भ्रष्ट समाज में ये क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो इस नॉवेल में इसी चीज को बताया गया है, जिसको हम कहते हैं पिकेरेस्क, यानी कि डिफिनीशन ऑफ पिकेरेस्क नॉवेल। अगर हम पिकेरेस्क नॉवेल की बात करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें बताई हैं। पिकेरेस्क नॉवेल इज टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन दैट डिपिक्ट्स ऑफ एडवेंचर एंड rugged but applying hero is low social class who lives by a wits in a corrupt society। मैंने आपको क्या बताया कि पिकेरेस्क जो उपन्यास गद्य कथा है वो एक प्रकार का है, जिसमें धूर्त लेकिन आकर्षक नायक के साहित्यिक कारनामों को क्या गया गया है, इसमें दिखाया गया है, इसमें मेंशन किया गया है। और इसके जो आगे की बात है नॉवेल में, वो चालाकी से भ्रष्ट समाज में क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। ओरिजिन ऑफ द टर्म, यानी कि इसकी शब्द उत्पत्ति कैसी हुई, तो शब्द उत्पत्ति को देखेंगे कि जो पिकेरेस्क है, यानी कि इसका जो टर्म है, कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड। ये पिकेरेस्क कैसा वर्ड है, स्पेनिश का वर्ड है, जिसको हम कहते हैं पिकारो, मीनिंग अ रग ऑफ रैकल्स। यानी कि पिकेरेस्क शब्द की उत्पत्ति जो है वो स्पेनिश शब्द से हुई थी, और पिकारो से हुई थी, जिसका अर्थ है धूर्त या शरारती व्यक्ति। ठीक है, अब इसका हम की फीचर देखते हैं। तो की फीचर में हमें क्या मिलेगा बच्चों, की फीचर इसका देख रहे हैं तो
द हीरो इज यूजली पुअर एंड ऑफ लॉ बर्थ, यानी नायक जो है इसमें सामान्यतः गरीब है और निम्न वर्ग से क्या करता है, बिलोंग करता है। ही सर्वाइव्स बाय यूजिंग क्लेवरनेस नॉट स्ट्रेंथ, या करता है वह ताकत नहीं बल्कि चतुराई से अपना जीवन जीता है। द नॉवेल इज एपिसोडिक इवेंट्स और लूजली, यानी कि इसमें जो उपन्यास है उसके खंड क्या होते हैं, एक पार्ट में, एक नहीं कई पार्टों में बटी होती हैं। जैसे जो घटनाएं होती हैं वो लूजली जुड़ी होती हैं। कैसी होती हैं, लूजली जुड़ी होती हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं आगे। इसके जब आगे की तरफ देखेंगे तो सोसाइटी सून एज द करप्ट एंड हाइपोक्रिटिकल, यानी कि समाज को भ्रष्ट और पाखंडी के रूप में दिखाया जाता है। स्टेयर एंड ह्यूमर ऑफ और यूज्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे व्यंग और हास्य का प्रयोग किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर इसके फर्स्ट पर्सन नरेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, फर्स्ट पर्सन नरेटिव होते हैं। फर्स्ट पर्सन नरेटिव जर्नी ऑफ ट्रैवल बेस्ड स्टोरी है। ये एपिसोडिक स्ट्रक्चर है विथ डिफरेंट एडवेंचर, यानी कि प्रथम पुरुष में वर्णन है, यात्रा पर आधारित कहानी है, खंडों में बटा हुआ है और खंडों में बटते हुए विविध रोमांचक अनुभव भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब जब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो एग्जाम्पल आपको पता है हम बात कर रहे हैं पिकेरेक्स की, है ना। पिकेरेक्स नॉवेल की बात चल रही है और उसमें हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कैसा बन रहा है। स्पेनिश ओरिजिन है, लेजरीलो डे थॉम्स है ना, एनोनिम्स है जो 1554 में किया गया था। और यहाँ पे मिग्यूल ऑफ कर्वेंट्स को भी बताया गया है कि ये जो इसके उदाहरण है उसमें कौन आएंगे, मिग्यूल ऑफ द कर्वेंट्स, यानी कि इंग्लिश जो है वो पिकेरेस्क नॉवेल का है और जिसमें जो राइटर आते हैं 3 हैं। वो राइटर का नाम अगर हम देखेंगे, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है बच्चों को, जो पिकेरेस्क हैं, पिकेरेस्क में कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, तो हम किसका नाम लेंगे बच्चों, हम नाम लेंगे इंग्लिश पिकेरेक्स के नॉवेल में जोसेफ एंड्रयू को, और जोसेफ एंड्रयू बाय हेनरी फील्डिंग, टॉम्स बाय हेनरी फील्डिंग, स्मॉल फ्लैडर बाय डैनियल डिफोर। ठीक, ये 3 ऐसे राइटर हैं जिन्होंने पिकेरेस्क नॉवेल को क्या किया था, इंग्लिश में मेंशन किया हुआ था। इसका जो थीम बनता है बच्चों, वो थीम कैसा बनेगा, तो थीम के बारे में भी हम देख लेते हैं। थीम की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे सर्वाइवल एंड कनिंग होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, इंडिविजुअल और सोसाइटी होगा, यानी जीवित रहने की चतुराई होनी चाहिए, वर्ग और संघर्ष होना चाहिए, व्यक्ति बनाम समाज होना चाहिए। अब इसका टोटल जो पिकेरेक्स का कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है, ठीक है। तो पिकेरेस्क का जो नॉवेल है उसका कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन कुछ इस तरह है कि पिकेरेस्क नॉवेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सोशल कमेंट्री, यूज फॉर ह्यूमर एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ अ रियलिस्टिक वर्ल्ड फ्रॉम अ लोअर क्लास परस्पेक्टिव, यानी कि पिकेरेक्स जो उपन्यास है वो अपने सामाजिक विश्लेषण, हास्य के प्रयोग और निम्न वर्ग के दृष्टिकोण से यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगले चलते हैं नॉवेल पे जिसका नाम आता है बच्चों पैरानॉमिक। क्या आता है, पैनोरमिक, पैनोरमिक है ना, पैनोरमिक नॉवेल। जब हम पैनोरमिक नॉवेल की बात करते हैं तो पैनोरमिक नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है जिसमें हम समाज के व्यापक और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि उसके विस्तृत समग्र तस्वीर को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम पैनोरामिक नॉवेल कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे द पैनोरामिक नॉवेल इज अ टाइप ऑफ नॉवेल दैट प्रेजेंट अ वाइड डिटेल्स एंड ऑल encompassing pictures of society covering multiple character, events, place and time periods. It gives a broad panorama of view of life. It means that बच्चों की जो पैनोरामिक उपन्यास है जो समाज की व्यापक, विस्तृत और समग्र तस्वीर को प्रस्तुत करता है, जिसमें कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं, कई ऐसे इवेंट्स होते हैं, कई ऐसे प्लेस होते हैं बच्चों कि जो टाइम पीरियड को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, और यह जीवन की एक व्यापक झलक को क्या करता है, देता है, यह जीवन की एक व्यापक झलक को देता है, जिसे हम पैनोरामिक उपन्यास कहते हैं, पैनोरामिक
नॉवेल कहते हैं। इसका जो की फीचर बन के आता है वो की फीचर क्या होगा, तो की फीचर की अगर हम बात करते हैं देखेंगे यहाँ पे, तो कवर वेस्ट जियोग्राफिकल एंड सोशल एरिया, यह क्या करता है, भौगोलिक और सामाजिक रूप से विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। मल्टीपल स्टोरी लाइन एंड करेक्टर, इसमें कई कहानियां और पात्र होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यह लंबे समय को दर्शाता है। सो चेंज इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, क्लास या समाज, राजनीति और वर्ग में बदलाव को क्या करता है, दर्शाता है। ऑफ्टन इंक्लूड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट, प्रायः इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखने को मिलती है। हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किस तरह रहने वाला है, स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह बनने वाला है, जैसे एपिसोडिक ऑफ लेयर्ड नैरेटिव, यानी कि घटनाओं की जो परतें होती हैं उसमें आधारित कुछ कथन होते हैं जो इस स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इंटरकनेक्टेड स्टोरी है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी कहानियां होती हैं। रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक टोन होता है, यानी कि यथार्थवादी और अर्ध यथार्थवादी दोनों शैलियों में ये मेंशन किए गए हैं। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो जैसे आपको पता है कि चार्ल्स डिकेंस ही हैं जो ब्लेक हाउस डेविड कॉपरफील्ड को किए हैं, यानी कि जो सोच ऑफ रेंज ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, यानी विक्टोरियन समाज की जो विस्तृत चित्रण है उसको इसमें बताए हैं। लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि वॉर एंड पीस है, जो कवर रशियन सोसाइटी ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर को इसमें मेंशन किया गया है। तीसरे जो आपके राइटर बनते हैं जिनका नाम है जॉर्ज एलियट, और ये मिडिल मार्च के राइटर हैं जैसा कि आपको पता ही है, और ये 19th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड एज अ मेंशन टू। पर्पज की अगर हम बात करते हैं तो पर्पज इसमें कुछ ऐसा निकल के आता है जो पॉटरी सोसाइटी को इट्स कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन करता है, एक्सप्लोर द इंटरलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को मेंटेन करता है। द सोज ऑफ पैसेज टाइम एंड चेंज, यानी कि हम बात करें कि जो समाज की जटिलताएं होती हैं उसको दर्शाता है। इसमें व्यक्ति और समाज के संबंध को इसमें क्या करता है, दर्शाता है, लेकिन समय के परिवर्तन को इसमें क्या करता है, इसी के साथ चित्रित करता रहता है। समय के परिवर्तन को भी इसमें टाइम चेंज इसी में चित्रित करता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तित करता रहता है। इसका जो थीम बनेगा वो थीम क्या है, तो थीम की बात करें हम अगर तो देखेंगे यहाँ पे सोशल मोरालिटी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकीकरण है। क्लास एंड जेंडर रोल से, यानी कि वर्ग और लिंग की भूमिकाएं हैं। वॉर, पॉलिटिक्स एंड फैमिली, युद्ध, राजनीति और परिवार है इसमें। अब जब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो देखेंगे कंक्लूजन इसका बनता है कुछ इस तरह। जब हम पैरोनोमिक की बात करते हैं तो पैरोनोमिक का जो कंक्लूजन है वो क्या है, पैरोनोमिक नॉवेल ऑफर अ कंप्लीट सोशल मिरर थ्रू अ वाइड लेंस, दे आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल्स डेवलपमेंट्स इन लिटरेचर, यानी कि पैनोरामिक उपन्यास समाज का एक समग्र दर्पण प्रस्तुत करता है जो साहित्य में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों को क्या करता है, समझने के लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सोशल नॉवेल की तरफ। हमने 4-5 नॉवेल को पढ़ा, अब हमारा अगला जो नॉवेल है सोशल नॉवेल है जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। जब हम सोशल नॉवेल की बात करेंगे बच्चों तो सोशल नॉवेल में हमें क्या देखने को मिलेगा, जब हम सोशल नॉवेल को देखते हैं तो सोशल नॉवेल आपको पता है कि जो सामाजिक उपन्यास होता है वो एक ऐसा उपन्यास होता है जिसमें सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, वर्ग, संघर्ष, लिंग असमानता, शिक्षा की कमी है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अन्याय पर केंद्रित होती हैं। क्या होती हैं, अन्याय पर केंद्रित होती हैं, और इसका जो उद्देश्य होता है वो समस्याओं को उजागर करना होता है। इसी को हम कहते हैं सोशल नॉवेल। क्या कहते हैं बच्चों, सोशल नॉवेल कहते हैं। अ सोशल नॉवेल इज जेनर ऑफ नॉवेल दैट focuses on social issues such as poverty, class, conflict, gender inequality, education and injustice. It is a goal is to the highlight problems and society and inspire reform the awareness. जो हमने आपको बताया कि ये क्या होता है, अन्याय पर केंद्रित होता है, असमानता, शिक्षा की कमी पे होता है, और समस्याओं को उजागर करना होता है जिसमें जागरूकता लाना
काफ़ी ज़रूरी है। इसके जो की फीचर्स बनेंगे वो की फीचर्स क्या होंगे? की फीचर्स बनता है बच्चों, फोकस रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम यानी कि वास्तविक सामाजिक समस्याओं पे, उसके प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना। कैरेक्टर रिप्रेजेंट सोशल क्लास यानी कि पात्र समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करना। रियलिस्टिक सेटिंग एंड सिचुएशन यानी कि यथार्थवादी स्थान और उसकी परिस्थितियों को देखना। डिडैक्टिक्स पर्पस जो होते हैं टू टीच ऑफ रिफॉर्म यानी कि शिक्षाप्रद उद्देश्य जो होते हैं उसको सिखाना और उसमें सुधार लाना। अथर में टेक अ मोरल ऑफ पॉलिटिकल स्टैंड यानी कि लेखक जो है नैतिक या राजनीतिक दृष्टिकोण को क्या करता है? हमेशा अपनाता रहता है। इसके जो मेजर थीम बनेंगे बच्चों, वो मेजर थीम क्या है? तो मेजर थीम इसमें आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि इसका मेजर थीम आखिर क्या बन सकता है। तो मेजर थीम की जब हम बात करेंगे देखेंगे यहाँ पे कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी है, जस्टिस अन्याय है, जेंडर इनक्वालिटी यानी लिंग भेदभाव है, और कास्ट एंड क्लास जाति और वर्ग को भी इसमें मेंशन किया गया है। इसमें करप्शन को भी मेंशन किया गया है। सोशल मोबालिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता को भी इसमें मेंशन किया हुआ है, जो इसका क्या है? मेन थीम है। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, और जब हम सोशल नॉवेल्स के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि सामाजिक उपन्यासों के जो उदाहरण होते हैं उसको किस राइटर ने कौन से नॉवेल में लिखा हुआ है। तो चार्ल्स डिकन ने क्या किया है? चार्ल्स डिकन ने ओलिवर ट्विस्ट हार्ड टाइम्स में लिखा हुआ है, जो डील्स विद द चाइल्ड लेबर पॉवर्टी इंडस्ट्रियल इमोशन यानी कि बाल श्रम, गरीबी और औद्योगिक शोषण पर आधारित है। एलिजाबेथ गैस्केल की अगर बात करें तो मैरी बार्टन नॉर्थ एंड साउथ में ये है, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्किंग क्लास का ये स्ट्रगल होता है। जो तीसरे आपके राइटर हैं जॉर्ज इलियट, एडम बेड में है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को और रूरल सोसाइटी को इसमें मेंशन किया हुआ है। प्रेमचंद हैं जो उन्होंने गोदान लिखा, आपको पता ही है। फार्मर प्लेलाइट इन इंडियन सोसाइटी में। और अब देखेंगे इसका जो पर्पस बनता है यानी कि सोशल नॉवेल का जो पर्पस है सामाजिक उपन्यास का, वो एक्सपोज इनजस्टिस सोसाइटी में करता है, टू गिव अ वॉइस ऑफ द वॉइसलेस में करता है, और इंस्पायर थॉट को अवेयरनेस और रिफॉर्म को करने में मदद करता है। जैसे समाज में व्याप्त अन्याय को उजागर करना होता है, वंचितों को आवाज़ देना होता है, सोच जागरूकता और सुधार के लिए भी इसको क्या करना होता है? यहाँ पे इंस्पायर करना होता है, प्रेरित करना होता है। ठीक, अब इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो कंक्लूजन क्या बनेगा बच्चों? तो हम देखेंगे इसका जो कंक्लूजन है वो है द सोशल नॉवेल प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन लिटरेचर बाय ब्रिडिंग storytelling with social responsibility. It bring the leader face to face with harsh realities and encourage empathy and change. अगर हम जब इसमें इसके कंक्लूजन की बात करते हैं तो देखते हैं सामाजिक उपन्यास क्या होता है? साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। क्यों निभाता है? यह कहानी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच एक सेतु बनाता है। या जो रीडर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं, उनके हार्ड यानी कि हम कठोर सच्चाई को कह सकते हैं कि उससे कठोर सच्चाइयों से रूबरू करवाता है, और सहानुभूति जो सिंपैथी होती है उसके बदलाव के लिए ये इसमें प्रेरित करता रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं रियलिस्टिक नॉवेल यानी कि यथार्थवाद उपन्यास की तरफ। जब हम यथार्थवाद उपन्यास की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि यथार्थवाद यानी कि रियलिस्टिक नॉवेल portrays life at is the without idealization, romantic subjectivity. It focus on everyday character setting and situation that reader can relate to. It means that बच्चों जो यथार्थवादी है इसमें उपन्यास, वो एक ऐसा उपन्यास होता है जो जीवन को उसकी वास्तविकता में प्रस्तुत करता है बिना किसी आदर्श या कल्पना के। इसमें जो सामान्य जीवन पात्र और परिस्थितियां दर्शाई जाती हैं जो पाठकों को लगता है कि ये बिल्कुल रियल है, सच है। जैसे अगर हम किसी मूवी का नाम लें, है ना, तो मूवी को भी ऐसे ही क्रिएट किया जाता है जैसे लगता है कि सारा कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। जब हम इसका की फीचर देखेंगे बच्चों तो की फीचर इसका क्या निकल के आ रहा है? की फीचर इसका है फोकस ऑफ रियल इवेंट में यानी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित होता है, जो अभी मैंने बताया। ऑर्डिनरी कैरेक्टर नॉट हीरोज यानी सामान्य लोग कोई नायक नहीं होते हैं।
डिटेल सेटिंग एंड बैकग्राउंड, इसका जो विस्तृत वातावरण और सामाजिक पृष्ठभूमि होता है उसके बारे में। कैज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर यानी कि कारण और परिणाम की रचना होता है। ऑब्जेक्टिव नैरेटिव टोन होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शैली को बताते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम देखेंगे, रियलिज्म emerged in 19th century in Europe, especially in France, England and Russia as a reaction of Romanticism. It reflected the social and economic condition of the time. यानी कि अगर हम यथार्थवाद के विकास की बात करें तो 19वीं सदी में विशेषकर जैसे विशेष रूप से जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और रूस में यह रोमांटिकता के विरुद्ध एक आंदोलन था जो उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को क्या करता था, इसमें दर्शाता था। जब हम इसके मेन राइटर की बात करें तो देखेंगे कि जो मेन राइटर हैं और जो उनका मेन यानी कि मेजर वर्क है वो किस तरह से था। तो पहले हम मेन राइटर को देखेंगे। मेन राइटर जो आपके बनते हैं जैसे जॉर्ज इलियट जी हैं, और इन्होंने क्या किया था, मिडिल मार्च यानी कि समाज और स्त्री की स्थिति के यथार्थ चित्रण का वर्णन किया था। चार्ल्स डिकेंस जी जो हैं वो ग्रेट एक्सेप्टेशन रखते हैं, है ना, डेविड कॉपरफील्ड में जैसे गरीबों, अनाथों और समाज की समस्याओं का चित्रण करते थे। थॉमस हार्डी का अगर हम नाम लेते हैं तो आपको पता है कि टेस्ट ऑफ द डी ओबरविल्स में यानी कि भाग्य और ग्रामीण जीवन की यथार्थता को इसमें बताए हैं। लियो टॉल्स्टॉय यानी कि अन्ना कैरिना यानी विवाह, समाज और नैतिकता की टकराहट को इसमें बताया है। और प्रेमचंद की अगर आप बात सुने हैं कभी, मतलब वो छोटे में भी पढ़ा होगा आपने, तो उन्होंने क्या गोदान लिखा था जो किसान की जीवनी की सच्चाई होती है, किसान के जीवन की क्या होती है, सच्चाई होती है। अब हम चलते हैं, इसका जो पर्पज है, इसका उद्देश्य है वो क्या है। रिप्रेजेंट रियल पीपल एंड सिचुएशन यानी वास्तविक जीवन और पात्रों को दर्शाना होता है। टू क्रिएट एम्पैथी एंड सोशल अवेयरनेस, सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता को इसमें पैदा करना होता है। द करेक्टिव सोशल नॉर्म्स एंड इनजस्टिस, समाज की जो रूढ़ियां होती हैं, जो अन्याय होते हैं, उसका क्या करना होता है, इसमें आलोचना करना बताया गया है। आज हम इसके कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे किसमें, रोमांटिक नॉवेल में। तो किस तरह से होगा, कैरेक्टर को हम रोमांटिक नॉवेल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो रोमांटिक नॉवेल और रियलिस्टिक नॉवेल दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको आइडियलिज्म मिलेगा, आइडियलिज्म कैरेक्टर, और यहाँ पे रियलिस्टिक फ्लेव्ड मिलेगा, रियलिस्टिक फ्लेव्ड कैरेक्टर मिलेगा। आपको रोमांटिक में क्या मिलेगा, इमेजिनेशन प्लॉट मिलेगा, और रियलिस्टिक में मिलेगा लॉजिकल एवरीडे सिचुएशन मिलेगा। यहाँ पे आपको रोमांटिक में जो नॉवेल है उसमें इमोशनल टोन मिलेगा, और आपको रियलिस्टिक में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टोन्स मिलेगा। दोनों का डिफरेंस यही है। तो कभी कभी आ जाता, अब कभी कभी नहीं मतलब पूछता ही है कि रोमांटिक नॉवेल एंड रियलिस्टिक नॉवेल का डिफरेंस करिए। तो डिफरेंस में आपको याद रखना है कि ये आइडियलिस्ट करेक्टर होता है, इमेजिनेटिव होता है, इमोशनल टोन होता है। रियलिस्टिक में बताएंगे रियलिस्टिक फ्लेव्ड करेक्टर होता है, लॉजिकल एवरीडे सिचुएशन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव को जो है वो टोन्स मिलते हैं। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इसका कंक्लूजन क्या बनता है, तो कंक्लूजन में देखेंगे कि द रियलिस्टिक नॉवेल serves as mirror to the society, focusing to the real challenges of human life. It teach us about truth, struggle and morality through everyday experience. यानी कि यथार्थवादी जो समाज है उसका उपन्यास एक दर्पण जैसा होता है जो मानव जीवन की वास्तविक चुनौतियों को क्या करता है, दिखाता है। यह हमें सच्चाई, संघर्ष और नैतिकता की सीख देता है। क्या करता है, सच्चाई, संघर्ष और नैतिकता की सीख भी देता है इस नॉवेल में। अब हम चलते हैं क्षेत्रीय उपन्यास, जिसको हम कहते हैं रीजनल नॉवेल। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीजनल नॉवेल, है ना। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे रीजनल नॉवेल, क्षेत्रीय उपन्यास। जब हम रीजनल नॉवेल की बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे रीजनल नॉवेल इज टाइप ऑफ नॉवेल दैट फोकस ऑन अ specific geographical region, highlights lights of culture, language, landscape, traditional and social life. It creates a strong sense of place.
यानी कि जो क्षेत्रीय उपन्यास होता है वो उपन्यास ऐसा होता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्रित होता है। इसमें उस क्षेत्र की संस्कृति, उसका भाषा, उसकी परंपरा, भूदृश्य और सामाजिक जीवन को भी दर्शाया जाता है। यह उपन्यास स्थान की भावना को क्या करता है, सजीव बनाए रखता है, उसमें क्रिएट स्ट्रॉन्ग सेंस को प्लेस करता है। इसका जो की फीचर होता है बच्चों, की फीचर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम इंग्लिश की बात करें इसमें की फीचर का, तो सेट ऑफ स्पेसिफिक रीजन होता है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में आधारित होता है या, और यूजिल लोकल डिलेक्ट्स यानी जो स्थानीय भाषा होती है, जो स्थानीय बोली होती है, उसका इसमें यूज किया गया है। सो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन यानी रीति रिवाजों और परंपराओं का इसमें चित्रण किया गया है। डिपिक्ट्स रूरल सेमी अर्बन लाइफ यानी कि ग्रामीण और अर्ध जो शहरी हैं दोनों के जीवन का इसमें चित्रण है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जियोग्राफी एंड कम्युनिटी, भौगोलिक और सामाजिक पहचान इसमें क्या होती है, अस्पष्ट होती है। इसके जो पर्पस बनते हैं वो पर्पस किस टाइप के होते हैं, तो पर्पस में देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो प्रिजर्व एंड रिफ्लेक्ट लोकल कल्चर एंड आइडेंटिटी है उसका, यानी कि आइडेंटिटी की अगर बात करें तो स्थानीय संस्कृति की जो पहचान है उसको संजोए और दर्शाने के लिए किया जाता है। टू शोकेस लोकल प्रॉब्लम्स एंड इशू यानी कि क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करने के लिए कहा जाता है। टू गिव वॉइस रीजनल कम्युनिटीज इन लिटरेचर यानी कि साहित्य में जो क्षेत्रीय समाज की आवाज़ होती है उसको बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट रिलीजन के जो रीजनल हैं उसके नॉवलिस्ट को देखेंगे। प्रमुख क्षेत्रीय उपन्यासकार कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं फटाफट। तो थॉमस हार्डी हैं इसमें, जिन्होंने टेस्ट ऑफ द डी यूरबर विल्स फॉर फ्रॉम द मीडिंग क्राउड यानी कि वैसेज इंग्लैंड, जो ग्रामीण इंग्लैंड का क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। विलियम फॉल्केनर यानी कि द साउंड एंड द फरी, अमेरिकन साउथ, अमेरिकी दक्षिण का इसमें जीवन जो है वो बताए हैं। आर के नारायण जी, आर के नारायण को आप बहुत लोग मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो फैंसीवर नॉर्थ रेणु जी हैं, यानी कि इन्होंने मैलिया अंचल यानी कि बिहार पूर्णिया क्षेत्र का क्या किया है, सजीव चित्रण इसमें बताया हुआ है। अगर बिहार का यहाँ पे नाम आया है तो इस नॉवल में ये भी बताया गया था कि सबसे पहले जो फिल्म बनी थी बिहार की वो कौन सी फिल्म बनी थी, ऐसा ही दिमाग में आ गया, तो गंगा मैया तो चुनरी ओढ़े वो, ऐसा करके है ना, एक मूवी आई थी जो सबसे पहले इस नॉवल में मेंशन की गई थी। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, जो उत्तर भारत किसान और ग्रामीण भारत के बारे में बताया गया था। जब दोनों का हम डिफरेंस करते हैं बच्चों, डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने पे हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय उपन्यासकारों का हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस करेंगे। जो रीजनल नॉवल होंगे, रीजनल नॉवल की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे फोकस ऑन द पार्टिकुलर एरिया, और नेशनल की बात करेंगे तो नेशनल में क्या आ जाएगा, कवर्स द होल नेशन, सारे नेशन को क्या करता है, कवर करता है। रीजनल नॉवल में चलेंगे तो यूजेस लोकल कलर एंड डायलेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेज तो उसका है यूजेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि नेशनल का है ये। जब हम थर्ड में आते हैं तो थर्ड में देखेंगे एम्फसाइज लोकल इशूज, और नेशनल में आते हैं तो फोकसेस ऑन द नेशनल और पॉलिटिकल इशूज। इसका जो थीम बनता है वो थीम क्या बनेगा बच्चों, थीम बनता है रूरल लाइफ यानी कि ग्रामीण जीवन में, पॉवर्टी एंड क्लास स्ट्रगल, गरीबी और वर्ग संघर्ष है, ट्रेडिशनल एंड सुपर स्टिक्स जो चीज़ें हैं यानी कि परंपराएं, और जो परंपरा है उसका अंधविश्वास इसमें बताया गया है। सोशल चेंज एंड माइग्रेशन यानी कि अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन और प्रवासन की तो इसी में बताया गया है। और इसके डिफरेंस के बाद अब हम चलते हैं इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन को देखेंगे तो रीजनल नॉवल में हमें कंक्लूजन का जो ब्रिंग्स ऑफ द लाइट यानी कि रिच डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री कल्चर मिलता है, वो हेल्प्स कैसे करता है रीडर को अंडरस्टैंड उसका यूनिक आइडेंटिटी क्या होता है, डिफरेंट रीजन एंड कॉन्टेक्ट विद द स्टोरीज, इसमें बताया गया है। जब क्षेत्रीय उपन्यास की सांस्कृतिक विविधता को उजागर किया जाता है तो यह पाठकों को विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट पहचान को समझाने और उनकी कहानियों को जुड़ने का अवसर देता है इसमें। ठीक है,
अब आगे हम चलेंगे, एक लास्ट नॉवेल हमारा बचा है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कंसिनियंस नॉवेल, यानी कि चेतना प्रवाह का उपन्यास। चेतना प्रवाह का उपन्यास क्या होता है? क्या आपने कभी चेतना प्रवाह का उपन्यास पढ़ा है? हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। जब स्ट्रीम ऑफ कंसिनियंस नॉवेल इज लिटरेचरी टेक्निक दैट अटेम्प्ट्स टू portray the continuous flow throughout feelings, memories and association they of occur in the mind of character। जब चेतना प्रवाह उपन्यास का साहित्यिक एक तकनीक बनता है जिसमें किसी पात्र के मन में चल रहे विचारों, उसके इमोशन, उसके लर्निंग पावर, यानी कि कह सकते हैं कि भावनाओं को, उसकी यादों के संबंधों को, निरंतर प्रवाह को उसी रूप में रिप्रेजेंट करता है जैसे वे उसके चेतन मन में क्या है, हम दिखते रहते हैं। जैसे हम ड्रीम का नाम लिख सकते हैं कि जब आप सपने देखते हैं ना, तो आपको सपने ऐसे लगता है कि मेरे साथ सब कुछ सच हो रहा है, वैसे ही ये चीज़ें हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल, जिसमें सारी चीज़ें हमें क्या लगती हैं, सच लगती हैं। आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, है ना। और फिर इसमें हम आगे देखेंगे कि इसका जो की फीचर बनता है वो क्या बनता है बच्चों। तो जब की फीचर की बात करेंगे तो की फीचर में देखते हैं इनर थॉट ओवर एक्सटर्नल एक्शन, यानी कि बाहरी घटनाओं से क्या होता है, अधिक आंतरिक विचारशील होता है। फ्रैगमेंटेड फ्रॉम नॉन लाइनर नैरेटिव, यानी कि उसमें खंडित और असंरचित जो कथाएं होती हैं उसको मेंशन किया गया है। फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, यानी कि विचारों का स्वतः प्रवाह किया गया है। यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन ऑफ थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेशन, प्रथम पुरुष और सीमित तृतीय जो पुरुष है उसका दृष्टिकोण इसमें सम्मिलित किया गया है। जब इसके हम पर्पज की बात करते हैं तो पर्पज देखते हैं क्या मिलता है। पर्पज को देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसका उद्देश्य क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट द इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी टू सोज द ट्रू कंप्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन थॉट्स, द कनेक्ट रीडर विद द कैरेक्टर मेंटल लैंडस्केप, यानी कि मानसिक यथार्थ को व्यक्त करने में किया जा रहा है, मानव विचार की जटिलता को दिखाने के लिए किया जा रहा है, पाठकों को चरित्र की मानसिक स्थिति से जोड़ने के लिए यह किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसका जो फेमस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेलिस्ट बन रहा है तो वो किस तरह से बनेगा। इसमें बनेगा जो इसका प्रसिद्ध लेखक है, जो उसके बारे में, तो प्रसिद्ध लेखकों में कौन कौन आ जाएंगे। प्रसिद्ध लेखकों में आपके आते हैं सबसे पहले जेम्स जॉयसी। जेम्स जॉयसी जी ने क्या किया था, चेतना प्रवाह की शैली का सर्वोच्च उदाहरण दिया था। और वर्जीनिया वुल्फ का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो मिसेस डॉलिवर टू द लाइट हाउस, यानी नारी चेतना और भावनाओं का प्रवाह बताया था। विलियम फॉल्कर ने क्या किया था, द साउंड एंड द फरी, यानी कि जटिल पारिवारिक भावनाओं का चित्रण किया था। और अगर हम डॉरेथी रिचर्डसन की बात करें तो यहाँ पे पिलग्रिमेज सीरीज को भी बताया हुआ था यहाँ पे इन्होंने, है ना, जिसमें महिला के आत्मिक विकास की झलक को दर्शाया गया है। ठीक, ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं हम इसी क्रम में। तो देखेंगे हमने कि जेम्स जॉयस को देख लिया, और फिर वर्जीनिया वुल्फ को देखा, विलियम फॉल्कर को देखा, डॉरेथी रिचर्डसन को देखा। आगे हम चलते हैं तो देखेंगे इसका जो एग्जाम्पल बनता है वो इलस्ट्रेशन इसका क्या होता है। मिस्टर डॉलीवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, यानी कि सी फेल्ट somehow very like him, the young man who had killed himself. She felt glad that he had done it, thrown it away. यानी कि यह जो पंक्तियां हैं वो किस लिए हैं, कि सीधे पात्र की चेतना से आती हैं, जैसे बिना किसी तर्क या क्रम के, जैसे किसी के विचार या मन में अचानक से आ जाते हैं। जैसे कि विचार मन में क्या होती है, अचानक से आ जाते हैं, जो भी विचार आपको करने होते हैं वो हमारे माइंड में पहले से आ जाते हैं कि हमें ये करना है। ठीक, उसी प्रकार से ये जब हम दोनों का डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस में क्या आती है बच्चों, डिफरेंस देख रहे हैं हम। जब डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम कॉन्शियस एंड इंटीरियर मोनोलॉग को करेंगे
तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्ट्रीम कॉन्सिनियस को करेंगे तो यहाँ पे फोकस ऑफ थॉट ऑफ फ्लो मिलेगा, और इंटीरियर मोनोलॉग में फोकस ऑफ स्ट्रक्चर थॉट मिलेंगे। जब हम स्ट्रीम में देखेंगे तो मे बी डिसजॉइंट मिलेगा, और हम जब इंटीरियर में देखेंगे तो यहाँ पे मोर कोहेरेंट मिलेगा। थर्ड में हम देखेंगे स्ट्रीम में तो देखेंगे यहाँ पे ऑफ्टन लैक्स पंचुएशन मिल रहा है, और यहाँ पे इंटीरियर में आपको हैज ग्रामर एट द क्लैरिटी, यानी कि ग्रामर की जो भी चीज़ें होती हैं उसका क्लैरिनेशन। थीम कॉमन है, तो कॉमन थीम को हम फटाफट देख लेते हैं कि इसमें जो थीम कॉमन इन सच नॉवेल है उसको किस तरह से इसमें बताया गया है। दीज कॉमन इन सच नॉवेल यानी सामान्य विषय, अलाइनेशन यानी कि विच्छेदन, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मानसिक संघर्ष, मॉडर्न लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आधुनिक जीवन की जटिलता, टाइम एंड मेमोरी समय और स्मृति को इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम लास्ट में चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ बच्चों, है ना। कंक्लूजन इसका देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कंक्लूजन की बात करते हैं हम। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल रिवैल्यूएटेड ऑफ द मॉडर्न फिक्शन, इट dives deep into the mind of character, revealing their true emotion and mental state, यानी कि चेतना प्रवाह उपन्यास के आधुनिक उपन्यास लेखन को एक ऐसा नया मोड़ दिया जाता है जैसे कि पात्रों के मन में, उनके मन की गहराइयों में जाकर अगर हम देखें कि उनके वास्तविक भावों को, उनकी मानसिक स्थिति को हम किस तरह से उजागर कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने आज यूनिट 1, अगर हम पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में हमने यूनिट 1 को देखा, और यूनिट 1 में हमने आज 7 टॉपिक को कवर किया है जिसमें 7 नॉवेल मिले थे हमको, और एक कंप्लीट सेशन में ये क्लास आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम सेकेंड यूनिट के पहले पार्ट को लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में हम सबसे पहले किसको देखेंगे, इसमें हेनरी जेम्स को देखेंगे। हेनरी जेम्स, आखिर हेनरी जेम्स कौन है? अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको हम कल के लेक्चर में रखेंगे जिसमें हमें पढ़ना है आर्ट ऑफ द फिक्शन, द आर्ट ऑफ द फिक्शन, द आर्ट ऑफ द फिक्शन। ओके, अब हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। जहाँ पे भी जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी आप उसको ज़रूर बताएंगे हमसे, ठीक। और अगर आपको पीवाईक्यू वगैरह भी चाहिए तो उसके बारे में भी आप बताते रहिए, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू सो वेरी मच।